वेलकम एवरीवन टू द न्यू वीडियो हमारे फिजिक्स ऑप्शनल की। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल फोर्स मोशन। और सेंट्रल फोर्स मोशन के अंदर हम सेंट्रल फोर्सेस पढ़ेंगे, इक्वेशंस पढ़ेंगे उसकी, और हम देखेंगे कि पी वाई क्यूज़ में इसकी कितनी ज़्यादा रिलेवेंस है। नाउ जस्ट अ क्विक रिकैप। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उनका एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला था। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा था, जो कि होता है टॉर्क हमको मिलता है। और अब इसके बाद एक कनेक्टिंग टॉपिक है जिसको एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं, और जो ग्रेविटेशन वाला पोर्शन है। तो मैकेनिक्स के बेसिक्स को आगे, मैकेनिक्स की जो एप्लीकेशन है, ग्रेविटेशन है, उससे कनेक्टिंग टॉपिक जो है वो हम कहते हैं उसको सेंट्रल फोर्स मोशन। तो आज हम पहले सेंट्रल फोर्स मोशन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा ये रहा वो सेंट्रल फोर्स मोशन। नाउ इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेंट्रल फोर्स मोशन अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल फोर्स मोशन में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मटेरियल है, जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे डीएस माथुर सर की बुक से, ठीक है, डीएस माथुर सर की बुक से हमने रेफर किया है अभी तक। बट यहाँ पर हमको सेंट्रल फोर्सेस पढ़ने के लिए थोड़ी सी एमएससी लेवल की बुक्स देखनी पड़ेगी। तो एमएससी लेवल की बुक्स जो है मैं आपको बता देता हूँ अभी। एमएससी लेवल, और वो सबसे इजी एक्सप्लेनेशन इसकी उसमें है, वो है जेसी उपाध्याय सर की बुक, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक के लिए, और कुछ आगे ऐसे टॉपिक्स आते रहेंगे, तो अगर आपके पास जेसी उपाध्याय है तो प्लीज़ आप उसे रेफ़र कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी जेसी उपाध्याय, मैं इसमें एंड वो भी कर लूँगा, इंसर्ट करता हूँ मैं, जब तक हम देखते हैं, जहाँ तक हमको पढ़ना है वो हम देखते हैं। देखिए, सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि ऐसे फोर्सेस जो कि लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही डायरेक्टेड हो। अब लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, अगर ये दोनों पार्टिकल्स इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हैं, ठीक है, ये पार्टिकल मान लीजिए m1, ये m2, अगर इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r, ठीक है। तो r जो है, ये जो फोर्स है F, ये फोर्स डिपेंड करता है इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर। मतलब F जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है? R का फंक्शन। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। अब देखिए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि force between two particles which is directed along the line joining the two particles and whose magnitude is function of distance r between them। सीधी सी बात है कि फंक्शन ऑफ r बिटवीन देम के ऊपर, r के ऊपर सॉरी डिपेंड करता है ये। अब ठीक है, अब मेरी जो पी वाई क्यूज की वीडियो थी उसमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा था, और वो क्वेश्चन था 2019 का। देखिए 2019 का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन क्या कहता है? 2019 का क्वेश्चन था, द क्वेश्चन सेज व्हाट इज सेंट्रल फोर्स। क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्स। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो क्या ये क्वेश्चन हार्ड है? फिजिक्स को स्टिल इतना टफ ऑप्शनल बना रखा है, और इसके पता नहीं क्यों समझ नहीं आता कि रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, जबकि PSIR और बाकी सब्जेक्ट्स के इतने इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज है, प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है। व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? चलिए, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसके साथ क्लब होके आया था। वो क्वेश्चन में हम पॉइजन ब्रैकेट पढ़ेंगे, थोड़ा सा पोर्शन पॉइजन ब्रैकेट का पढ़ेंगे। उसमें बता रखा है कि जो एल है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, हमको प्रूव करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, कांस्टेंट ऑफ मोशन प्रूव करना है हमको। इसका सेकंड पार्ट था, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये पढ़ते हैं, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था। अभी ए पार्ट के देखिए कितने नंबर्स थे ए पार्ट के,
इस दोनों क्वेश्चन के मिला के 10 मार्क्स है। तो आप देखिए कि यहाँ पर कुछ कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर हम ये जो इतना पेज है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पेज है, इसको अगर हम एज इट इज लिख के आ जाएं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, चलिए ये इतना भी ना लिखें लेकिन इतना लिख कर आ जाएं हम, ठीक है, ये तो आगे की बात है, इक्वेशंस में जाना ही क्यों है, इतना लिख कर आ जाए तो हमारा प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन इसका क्लियरली बनता है। ठीक है, तो ये था सेंटर फोर्स के बारे में। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन क्या यूज हुआ है, एफ आर फोर्स, सेंट्रल फोर्स को लिखा है ये फंक्शन ऑफ आर और आर कैप, क्योंकि डायरेक्शन है आर कैप। आर कैप को हम लिख सकते हैं, आर कैप हमको पता है पोजिशन वेक्टर अपॉन, यूनिट वेक्टर को कह सकते हैं पोजिशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म, इसकी ये होती है एफ इज इक्वल टू सी अपॉन आर एन। अब सी क्या है, सी है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये जनरल फॉर्म है इसको एक्सप्रेस करने का सेंट्रल फोर्स को। अ सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमने बात करी थी कंजर्वेशन लॉज के अंदर, कंजर्वेशन लॉज के अंदर वीडियो नंबर 1 में आप ये देख सकते हैं, लेक्चर 1 में बताया था सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव क्यों होते हैं। ठीक है, अब एफ आर इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर, आर कैप, ठीक है, आर कैप की डायरेक्शन में फोर्स यही होता है हमारा, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल फोर्स, या फिर हम इसको एफ आर को ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर, आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, यहाँ तक हो गई सेंट्रल फोर्स की बात। नाउ अब जे क्या है, जे होता है हमारा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए जे भी है और एल भी है, तो आप कंफ्यूज मत होना, जे भी है और एल भी है, दोनों तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर क्रॉस पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पोजिशन वेक्टर आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू जे, जो पोजिशन वेक्टर आर होता है वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, जे के। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे, देखिए ये आ गया हमारे पास में मोशन। अब एंगुलर मोमेंटम की बात हुई है तो क्या होगा, सेंट्रल फोर्स की बात हुई तो सबसे इजी है कि हम एक सर्कुलर पाथ देखें, ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये पार्टिकल, तो यहाँ से इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है सेंटर की तरफ और ये मूव करेगा, ये है आर। एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन होगा आर क्रॉस पी के, ठीक है, आर क्रॉस पी के डायरेक्टेड होगा। तो यही हमको बताया कि पोजीशन वेक्टर आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू जे, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये लास्ट वीडियो में सब बता रखा है। ओमेगा वेलोसिटी से घूमता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है, और इसकी यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, वी होती है। चलिए ये तो हम लास्ट क्लास की बात हुई। मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंटर फोर्स टेक्स प्लेस इन अ प्लेन। अब ये भी जरूरी है कि जो मोशन सेंट्रल फोर्स में अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा होता है तो वो क्या होता है, वो एक प्लेन में करता है। ठीक है, एक प्लेन में मोशन होता है, 1 डायमेंशन मोशन नहीं होता है, ना ही वो 3 डायमेंशन मोशन होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे की बात ये है कि हम देखेंगे इसकी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केपलर्स लॉ में हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो सेकंड लॉ ऑफ केपलर है, इस यहाँ पे हम वापस आएंगे, इतना इतना पोर्शन में हम वापस आएंगे, रिविजिट करेंगे। अभी पढ़ते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस पढ़ने के लिए वापस यही चीज़ है, सिंपल स्टार्ट करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू एन कैप, एफ आर, एन कैप है हमारा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन वाला, और एफ आर को हमने यहाँ पे लिख दिया डेल यू बाय डेल आर। अब यहाँ पे डेल यू बाय डेल आर भी लिख सकते हैं और डेल या फिर डेल वी बाय डेल आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, एक ही चीज़ होती है, पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब नेक्स्ट थिंग इज, हमको लेना है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना है, जिसमें हम पॉइंट लेंगे एक ये पी पॉइंट लेंगे और इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे आर कॉमा थीटा से। ठीक है, तो इसके जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में अब देखिए कि कॉस थीटा कैसे निकलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, देख सकते हैं आप, सॉरी, एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं
एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, इस वेक्टर को यहाँ रिजोल्व किया, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, ठीक है। सिमिलरली वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी वाई बाय आर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है, लैग्रैंजियन। अब लैग्रैंजियन मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं एमएससी लेवल पर यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन उसकी ऐसी है कि जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप बीएससी ग्रेजुएट हैं तो बीएससी ग्रेजुएट को पूरा लैग्रैंजियन मैकेनिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट हो जाता है, एमएससी सेम 1 में आता है। बट कुछ बेसिक हम लैग्रैंजियन के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है लैग्रैंजियन। इसी तरीके से एक लैग्रैंजियन होता है, एक होता है हैमिल्टोनियन। अब लैग्रैंजियन होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात आप याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन जैसे इसका उल्टा होता है, टी प्लस यू हो जाता है हैमिल्टोनियन, ये होता है लैग्रैंजियन, ठीक है। अब कैसे निकलेगी, अब देखिए टी, टी क्या है, टी देखेंगे अगर मोशन प्लेन में हो रहा है तो पार्टिकल की इस पोजीशन पी पे पार्टिकल की जो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वो क्या होगी, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर देखी जाए, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी एक्स, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी वी वाई, तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, हाफ एम एक्स डॉट मीन्स डी एक्स बाय डी टी विच इज सेम एज वी एक्स, सिमिलरली वाई डॉट इज डी वाई बाय डी टी सेम एज वी वाई, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं हम, u इज इक्वल्स टू यू आर, पोटेंशियल भी हम फंक्शन लेते हैं किसका, r का, हम जानते हैं। अब इन दोनों को, इसको और इसको, थर्ड एंड फोर्थ को अगर हम t माइनस यू में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ m कॉमन x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस यू आर। अब हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हमने यहाँ पे वेक्टर रिजॉल्व किए थे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। चलिए, अब इनको सिर्फ सब्सटीट्यूशन करना है, सिंपल सब्सटीट्यूशन है और हमको मिल जाएगी चीज़ें। ये देखिए सेम चीज़ कर रखी है, एक्स डॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स डॉट इज, सबसे पहले तो एक्स देखिए, एक्स क्या होता है, आर कॉस थीटा, तो एक्स डॉट हो जाएगा, पहले आर सेम रखना है, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन साइन थीटा, आगे नेगेटिव साइन, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन थीटा क्या किया है, तो साइन थीटा का अगर डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा का भी होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी थीटा बाय डी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना है, कांस्टेंट कॉस थीटा को बाहर रखना है, डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, आर का, तो हम लिख देंगे डी आर बाय डी टी, सिंपल। तो यही चीज़ यहाँ पर कर रखी है। अब देखिए यहाँ पर जो डॉट का मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है ऊपर, ये होता है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन विद, फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आप याद रखिए, ये चीज़ है। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद टाइम होता है, अगर दो डॉट है तो मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कुछ नहीं। अगर किसी ने ये ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े ये वाले नोटेशंस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ पे बता दिए, ठीक है। सिमिलरली हम निकालेंगे वाई डॉट की वैल्यू, तो यहाँ पे वाई डॉट की वैल्यू निकाल देंगे, ये वाई डॉट की वैल्यू लिख रखी है यहाँ पे, ये देखिए ये वैल्यू वाई डॉट की है, ये वैल्यू एक्स डॉट की है। अब इसको दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, एक्स डॉट स्क्वायर। इसी तरीके से एक्स डबल डॉट निकालना है, वाई डबल डॉट निकालना है। अब एक्स डॉट का स्क्वायर निकालेंगे तो इस चीज़ का हमको स्क्वायर करना है, तो एक्स डॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास में, आर साइन थीटा डॉट थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस आर डॉट कॉस थीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगी हमारे पास में इक्वेशन, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2r आर डॉट साइन थीटा कॉस थीटा थीटा डॉट। अब मुझे लगता है कि आपको आर डॉट और थीटा डॉट की वैल्यू समझ आ गई है। आर डॉट क्या होता है, आर डॉट होता है डी आर बाई डी टी, थीटा डॉट होता है डी थीटा बाई डी टी, ये और ये हो जाता है थीटा डॉट, ये हो जाता है आर डॉट। चलिए आगे चलते हैं।
वाई डॉट स्क्वायर निकालेंगे तो वाई डॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2r आर डॉट थीटा डॉट कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हमको क्या करना है, ऐड अप करना है इन दो इक्वेशंस को। तो सबसे पहले तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, बचेंगी हमारे पास में ये दो क्वांटिटी, ये चार क्वांटिटीज बचेंगी। अब हमको इक्वेशन में लिखनी है, एल की इक्वेशन क्या होती है हमने देखी, हाफ एम 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, तो इन दोनों को लिख सकते हैं हम, एम कॉमन आ गया और एक्स डॉट स्क्वायर और वाई डॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पे मैं पूरी इक्वेशन आपको सॉल्व करके बताता हूँ, उसमें मैंने डायरेक्ट किया था, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है और थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एम एज इट इज आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, अंदर आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन है, आर डॉट स्क्वायर कॉमन है इन दो टर्म्स में, तो आर डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1/2 एम अंदर बचेगा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। ये आ जाती है हमारी एल की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एल की वैल्यू आ जाती है ये, ठीक है, और माइनस यू आर, ये हम नहीं भूल सकते, माइनस यू आर आएगा, माइनस यू आर माइनस यू आर, ठीक है। नाउ अब वापस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको एमएससी लेवल की हमको याद रखनी है, लैग्रेंजियन इक्वेशन। अब लैग्रेंजियन इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, लैग्रेंजियन इक्वेशन होती है और एक होती है हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आर और थीटा के लिए ये होती है, ठीक है, ये कोई भी वेरिएबल, वैसे तो हम एक्स वेरिएबल के लिए लिखते हैं, लेकिन आर और थीटा अगर हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। देखिए मैं दो चीज़ें आपको याद रखने के लिए बोली जिसको हम बाकायदा रटने की बात है, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में हर चीज़ ही आप समझ सकते हैं, अब इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता आपको क्योंकि वो एमएससी लेवल का पढ़ाना पड़ेगा। तो एक चीज़ ये याद रखनी थी, एक चीज़ आपको क्या रखनी थी कि लैग्रेंजियन का मतलब क्या होता है ये, ठीक है। तो बस दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब लैग्रेंजियन जो होता है किसी पार्टिकल का, वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, डेल इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, डेल ओवर डेल टी, पहले डेल ओवर डेल टी आएगा, फिर डेल एल ओवर डेल आर डॉट, ठीक है, माइनस डेल एल बाय डेल आर इज इक्वल्स टू 0। so this is the Lagrangian equation for L equation for R। similarly अगर हम Lagrangian equation of थीटा की देखेंगे तो वो आ जाएगा डेल ओवर डेल टी डेल एल बाय डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारी Lagrangian इक्वेशन फॉर थीटा। देखिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए नहीं आएगी, मे बी पॉसिबल है, अभी तक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है, बट यू शुड नो दीज थिंग्स। मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, बट ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। देखिए तो हमको क्या चाहिए, डेल एल ओवर डेल आर डॉट चाहिए, तो इसका आर आर डॉट के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका अगर आर डॉट के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा डेल एल ओवर डेल आर डॉट। देखिए फर्स्ट टर्म तो आएगी नहीं, सेकंड टर्म आएगी, तो 1/2 एम 2 आर डॉट, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, हमारे पास ये मिला, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, एम आर डॉट सिमिलरली डेल एल ओवर डेल आर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको,
देखिए फर्स्ट टर्म आएगी, अब इसमें सेकंड टर्म नहीं आएगी, तो हो जाएगा 1/2 m 2r थीटा डॉट स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, m r थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमको रखना है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रखना है हमको, जो आर डॉट आर की इक्वेशन थी। देन तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस, सो वी विल गेट डेल ओवर डेल टी, डेल एल बाय डेल आर डॉट एम आर डॉट माइनस डेल एल बाय डेल आर एम आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा, एम आर डबल डॉट, क्योंकि एम कांस्टेंट, आर का डबल टाइम डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डबल डॉट हो जाएगा। ये भी इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास में यहाँ से, और माइनस डेल यू बाय डेल आर। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको, ये भूलना नहीं है कि डेल यू बाय डेल आर भी था। ठीक है, अगर हम भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे अभी यहाँ पर मैं भूल गया था। ठीक है, तो आर डॉट के डिफ्रेंसिएशन में तो नहीं आएगा यू, इसके डिफ्रेंसिएशन में ज़रूर आएगा। यहाँ पर माइनस डेल यू बाय डेल आर माइनस डेल यू बाय डेल आर, सिमिलरली लास्ट में मिल जाएगा माइनस डेल यू बाय डेल आर माइनस डेल यू बाय डेल आर। ठीक है, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये रहा हमारे पास में आर के रिस्पेक्ट में। यस, ठीक है, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाती है इसकी, दिस इज द इक्वेशन। अब इससे आगे कैसे करना है, सिमिलरली मैं थीटा वाला नहीं करूँगा, थीटा वाला आपको करना है। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ तक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेल यू बाई डेल आर को माइनस एफ आर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नाउ सिमिलरली थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में आप अगर करेंगे तो डेल एल बाई डेल थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, डेल एल बाई डेल थीटा, थीटा डॉट की वैल्यू ये आएगी, डेल एल बाई डेल थीटा हो जाएगा जीरो। इसको लैग्रेंजियन इक्वेशन में लिखेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज डेल बाई डेल टी ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो वो चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे हम पढ़ते हैं डेल एल बाई डेल टी अगर जीरो है तो जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या होता है, कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होती है हमारी फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमेशा आप ध्यान रखिए, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन। नाउ इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे मैं मेरी डेरिवेशन नहीं बताता, मैं आपको जेसी उपाध्याय सर की डेरिवेशन बताऊंगा। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन की जो वैल्यू आई थी हमारे पास में, इसके बाद की जो डेरिवेशन है वो है, देखिए, दिस इज इट। तो देखिए ये हम बेसिक्स पढ़ लिया है हमने कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, और इसकी बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस क्या होती हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है कि मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंटर फोर्स टेक प्लेस इन अ प्लेन। नाउ यहाँ से हमको देखना है, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स एंड फर्स्ट इंटीग्रल्स, ये भी हमने कहाँ तक पढ़ ली है, हमने पढ़ ली है, एक तो हमने लैग्रांज इक्वेशन थीटा के लिए निकाल रखी है, और एक हमने लैग्रांज इक्वेशन आर आर कोऑर्डिनेट के लिए निकाल रखी है। ठीक है, अब ये जो केपलर्स लॉ हैं ये हम अलग सेपरेट टॉपिक में देखेंगे, है ये ओवरलैपिंग टॉपिक ही इसी का, तो हम देखने वाले हैं ये आगे। ठीक है, तो हम यहाँ तक कवर करते हुए आए थे। अब इसके बाद जो है वहाँ से असली फिजिक्स हमारी स्टार्ट होती है। अब द लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर थीटा हमने निकाली थी, डेल बाय डेल टी एम आर स्क्वायर थीटा डैश, ये आया था हमारे पास में कांस्टेंट। ठीक है, तो डेल बाय डेल टी कहाँ है, ये डेल बाय डेल टी एम आर स्क्वायर थीटा डैश, ये आया था हमारे पास में कांस्टेंट। ठीक है, एक तो इक्वेशन हम इसको यहाँ पे लेंगे फर्स्ट, और एक इक्वेशन लेंगे हम यहाँ पर हमारी आर कोऑर्डिनेट की, तो वो हो जाएगी हमारी ये इक्वेशन, एम आर डबल डॉट, एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ आर।
इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि जो एम आर थीटा डॉट था, ये हमारे पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट था, ये हमारे पास में क्या आ रहा था, कांस्टेंट। ठीक है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने ली थी कुछ जे। ठीक है, अब ये जे वैल्यू जो थी, इसको हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो थीटा डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जे अपॉन एम आर स्क्वायर या फिर एल अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा डैश डॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जे अपॉन एम आर स्क्वायर। देखिए नोट्स में कहाँ है, मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स में हमने ये निकाला है। देखिए एम आर स्क्वायर थीटा डैश इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था, तो ये हमने कॉन्स्टेंट लिया था। ठीक है, ये सेम चीज़ यहाँ पे है। तो नाउ कहाँ थे हम, यहाँ पर थे। अब इसके आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी इक्वेशन अगर यहाँ पे हम थीटा डॉट की वैल्यू इस जगह पे प्लेस कर दें। अब देखिए ये कहाँ से इक्वेशन आई, अभी देखते हैं। वी हैव एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आर। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपके पास में। अब अगर इसको मैं यहाँ पर थीटा डॉट की वैल्यू लिख दूँ, थीटा डॉट इज इक्वल्स टू जे अपॉन एम आर स्क्वायर, तो हमारे पास में क्या बनेगा, एम आर डबल डॉट माइनस एम आर जे अपॉन एम आर स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ आर। ठीक है, एम आर जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर टू द पावर 4 इक्वल्स टू एफ आर माइनस एज इट इज साइन एम आर डबल डॉट, एक पावर एम की कैंसिल, एक पावर इसकी कैंसिल, so we will get एम आर डबल डॉट माइनस जे स्क्वायर बाय एम आर क्यूब इज इक्वल्स टू एफ ओ बार को हम लिख सकते हैं डेल वी बाय डेल आर। ठीक है, या डेल यू बाय डेल आर। ठीक है, आप देख लीजिएगा क्या था। तो कुछ इस तरह की हमारे पास में इक्वेशन आ रही है। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन आर कोऑर्डिनेट ओनली। नाउ इक्वेशन 20 कैन आल्सो बी रिटन एज, अब ये क्या कर रहा है, ये स्टेप तक हमारे पास में आ गया ये एक्सप्रेशन। अब ये कर रहा है कि जे स्क्वायर बाय एम आर क्यूब को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा है, तो हमको क्या मिलेगा, जे स्क्वायर बाय एम आर क्यूब, सिर्फ सिंपल ट्रांसपोजिशन है लेफ्ट हैंड साइड टू आर एच एस में। नाउ ये एक्सप्रेशन कैसे आया, तो ये एक्सप्रेशन कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमको पता चलता है कि डेल बाय डेल आर ऑफ 1 बाय आर क्या होता है, ये आप सब जानते होंगे, ये होता है माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यही चीज़ अगर हम इस इक्वेशन में लगाएं, इस इक्वेशन में यूज़ करें, यहाँ से हमको यहाँ पे लाना है। देखिए डिनोमिनेटर में हमको लाना है आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में लाना है तो मतलब क्या होगा कि इस आर क्यूब का क्या होगा, यहाँ से डिफरेंशिएशन हुआ तब जाके ये एम आर क्यूब बना। जैसे हम देखते हैं कि 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आता है। ठीक है, यहाँ मैं साइन अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अगर 1 बाय आर स्क्वायर का लेंगे तो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा 2 बाय आर क्यूब। हम सब जानते हैं इसका अगर डिफरेंशियल करते हैं डेल बाय डेल आर, डेल बाय डेल आर, तो इस तरीके से कुछ हमको रिजल्ट मिलता है। सिमिलरली अगर हम इसका डेल बाय डेल आर ऑफ जे स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जे स्क्वायर बाय एम तो सेम आ जाएगा, तो जे स्क्वायर बाय एम तो सेम आ जाता है। अगर डिनोमिनेटर में है तो माइनस साइन भी आएगा, ये भी आ गया। ठीक है, और क्या मिलता है हमको, 2 अपॉन आर क्यूब, कुछ इसी तरीके से। अब ये 2 एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है यहाँ से, इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, 2 एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो हम आगे क्या लगा देंगे 1/2। तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख दें 1/2, 1/2। ठीक है, अगर हम इसको 1/2 लिख दें तो क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम तो नहीं है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है ना। ठीक है, तो इसको लिखने का एक तरीका ये हम इस तरीके से लिखते हैं। देखिए हम क्यों लिखते हैं ये भी आपको पता चलेगा। ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है,
So now we have substituted this in place of this. ठीक है, so we have written 1 by 2 del by del r j square by mr square and j square by mr square माइनस डेल वी बाई डेल आर सेम, डेल बाय डेल आर यहाँ से दोनों में से कॉमन, नेगेटिव साइन कॉमन, तो हमको मिल जाता है 1 बाय 2 डेल सॉरी डेल बाय डेल आर हमको मिलता है डेल बाय डेल आर कॉमन, नेगेटिव साइन कॉमन, 1 बाय 2 जे स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, यही चलता आ रहा है हमारा एक्सप्रेशन। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब ये जैसे वी आ गया हमारे पास में, तो इसके बाद में एम आर डबल डॉट को हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे आर डॉट से, और आर एच एस में मल्टीप्लाई करेंगे आर एच एस आर डॉट से। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप, तो यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसीजर से चेंज होता है। जो ऐसे स्टेप्स मिले आपको, मैं फिजिक्स में हर जगह कह रहा हूँ कि पूरी डेरिवेशन सिंपल मैथमेटिक्स पे चलती है, पर कुछ जगह हमको ऐसी चीज़ ऐड ऑन करनी पड़ती है या उसको नेग्लेक्ट करना पड़ता है ताकि पूरी डेरिवेशन चेंज हो सके, कुछ सर्टेन फॉर्म ले सके हमारी डेरिवेशन। तो वो सर्टेन फॉर्म लेने के लिए कुछ एक फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं हर डेरिवेशन के। ठीक है, जैसे हम अपने यहाँ पर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में चेंज किया, अब ऐसे भी रहने दे सकते पर चेंज किया, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से कुछ आगे फाइंड करने वाले हैं, तो ये एक और फंडामेंटल स्टेप होता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल स्टेप होता है। इसी तरीके से ये आर डॉट से मल्टीप्लिकेशन भी फंडामेंटल स्टेप होता है। ठीक है, अब नाउ वी कैन राइट दिस एज एम आर डबल डॉट आर डॉट, इधर भी मल्टीप्लाई हुआ आर डॉट से, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया आर डॉट से, आर एच एस और एल एच एस दोनों में आर डॉट लग गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाली चीज़ कहाँ से आई, अब देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ हमारे पास में आया है एम आर डबल डॉट सिंगल डॉट, एम आर डबल डॉट सिंगल डॉट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि अब ये चीज़ देखिए एम आर डॉट का होल स्क्वायर 1 बाय 2। अभी अब देख लीजिए कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, इसको अच्छे से भी याद रखिए। अगर तो मैं इसकी जगह पे डी बाई डी टी ले लूँ, कि आगे मैं अगर डी बाई डी टी ले लेता हूँ तो क्या होगा, आप बता सकते हैं ज़रा? एम बाई 1 बाई 2 एम बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी होगा आर डॉट स्क्वायर का, डी बाई डी टी होगा आर डॉट स्क्वायर का। ठीक है, तो 1 बाय 2 एम एज इट इज आर डॉट स्क्वायर का डी बाई डी टी करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो आर का स्क्वायर का होगा, तो पावर का डिफ्रेंसिएशन 2 आर डॉट। ठीक है, अब डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट, तो आर डॉट तो क्या है, ऑलरेडी डी आर बाई डी टी है, सिंगल टाइम डिफ्रेंसिएशन। अब आर डॉट का वापस करेंगे डिफ्रेंसिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, या फिर उसको हम लिख सकते हैं आर डबल डॉट, ऐसे लिख सकते हैं हम। इसको इसको कैंसिल कीजिए और हमको क्या मिलता है, एम आर डबल डॉट आर डॉट। अरे बाबा, ये तो ये चीज़ आ गई, ये क्या हुआ गजब। तो यही चीज़ जो होती है ये फंडामेंटल स्टेप्स होते हैं। तो ये एक और क्या है, एक फंडामेंटल स्टेप। हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ को, एक्सप्रेशंस को उनके दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। अब ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये सेम, ये चीज़ सेम, ये चीज़ है। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो अब आगे क्या, इज इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ पर वापस क्या किया गया है, यहाँ पे डेल बाय डेल आर है। ठीक है, डेल बाय डेल आर चलता रहा, जे स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर प्लस वी आर डॉट। नाउ आर एच एस में इसने क्या किया है, आर एच एस में इसने किया है आर डॉट की जगह क्या लिख दिया इसने, डी आर बाय डी टी। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इनके जो
डिफरेंशियल है उसको हम क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। क्या मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए ध्यान से, डेल बाय डेल आर ऑफ जे स्क्वायर बाय 2mr² प्लस वी इंटू आर डॉट। ये है हमारे पास में, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक है। अब आर डॉट की जगह हमने क्या लिख दिया, डी आर बाई डी टी, इसकी जगह लिख दिया डी आर बाई डी टी। ये सब एक्सप्रेशन सेम है, डेल बाय डेल आर सेम है, क्या लिख दिया हमने, डी आर बाय डी टी। अब डी आर से डी आर हम कैंसिल कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो क्या बच जाएगा बाहर, सिर्फ डेल बाय डेल टी बच जाएगा कि नहीं, ये एक ऊपर डेल डेल बाय डेल टी, जे स्क्वायर बाय 2mr² प्लस वी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है आराम से, यही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में सेम एक्सप्रेशन। अब इसके बाद ये वाली चीज़ है, डी बाई डी टी किया इसने, जे स्क्वायर बाय 2mr²। और अब क्या करेगा ये, डी बाई डी टी इसको सारे टर्म्स को एक तरफ ले लिया इसने। ठीक है, सारे टर्म्स को एक तरफ ले लिया, ये नेगेटिव साइन था, इधर चला गया था पॉजिटिव हो गया, सारी टर्म्स क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, सारी टर्म्स क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 जे स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर प्लस पी। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है। अब देखिए इसका क्या यूज होता है, जब डी बाई डी टी इसका टाइम डिफरेंशियल जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन। तो ये यहाँ पर ये हमारी डेरिवेशन खत्म हुई। आया आपको समझ में, आप पूरे स्टेप को वापस देख सकते हैं, डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। जो चीज़ें जहाँ पे यहाँ पे नहीं दे रखी वो मैंने वापस आपको बता दी हैं। इसमें कुछ फंडामेंटल स्टेप्स थे, देखा जाए तो डेरिवेशन सिर्फ 1 और 2 पेज की, 1.5 पेज की डेरिवेशन है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है आपके हर एग्ज़ाम्स में। कोई भी फिजिक्स का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा हायर लेवल का, उसमें ये वाली जो फॉर्मूलेज हैं ये पूछे जाते हैं, और फिजिक्स ऑप्शन में तो बहुत बार पूछे भी गए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में जो सेंट्रल फोर्स मोशन के क्वेश्चंस थे, एक तो ये हमारे पास स्कैटरिंग वाला हम देखेंगे। अब ये देख सकते हैं, ये देखिए, अब इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मास m is in a central force field, then show that its part must be a plane curve where n cap is a unit vector। अब n cap is a unit vector यहाँ पर हमको दिया हुआ है। ठीक है, नाउ ये चीज़ हो गई हमारी 2018 का क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखेंगे दिस सीरीज 2019 क्वेश्चन, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द सेंट्रल फोर्स। ठीक है, और इसमें एंगुलर मोमेंटम वाला मैंने आपको बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज दिस वन इज टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। A particle is moving in a central force field r is equals to k e की पावर अल्फा थीटा, फाइंड द फोर्स लॉ। अब हम फोर्स लॉ निकालना सीखेंगे, हमारी अगली जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है। फाइंड थीटा टी, देखिए थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। और फिर है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का रिसेंटली जो हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड किया है वो टोटल एनर्जी का ही एक्सप्रेशन था। तो ये जो पीडीएफ है इसमें आप देख सकते हैं इजीली कि सेंट्रल फोर्स मोशन के किस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है सेंट्रल फोर्स फील्ड के। ठीक है, और ये रिपीट भी हुआ है, देखिए द पार्टिकल मूविंग 2021 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड डिस्क्राइब्स द पाथ r इक्वल्स टू k e की पावर अल्फा थीटा where k and alpha are constants, so if the mass of particle is m find the law of force। ठीक है, तो चीज़ें रिपीट भी होती हैं, ये हमको देखना है। ठीक है, इसको मैं अगर जी हाँ ऐड ही कर देता हूँ, शायद प्रॉब्लम हो रही है कुछ ऐड होने में, कोई बात नहीं, हम देखिए हो गया ऐड। ठीक है, तो एक हमारा ये वाला क्वेश्चन है सेंट्रल फोर्स फील्ड का, एक हमारा ये वाला क्वेश्चन है सेंट्रल फोर्स फील्ड का, इसमें हमने ये एक्सप्रेशन निकाल दिया, थीटा हमने निकाल दिया है, फोर्स लॉ हम मैं अभी बताने वाला। ठीक है, फिर वापस ये क्वेश्चन था व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, और फिर वापस 2018 में ये क्वेश्चन, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर अब ये जो इसकी एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ एन इंसिडेंट बीम ऑफ पार्टिकल्स, ये सेंटर फोर्स की, ये भी सेंटर फोर्स मोशन का क्वेश्चन है, ये भी हमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पर। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट की। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट से ही हमको फोर्स
फोर्स लॉ पता चलता है। ठीक है, तो ये कहता है इन अ केस ऑफ central force we want to deduce the equation of the orbit whose solution can give us the radial distance r as function of theta। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये इक्वेशन हमने अभी डिराइव करी थी, ये पॉइंट आया था। इसके बाद ये क्या कहता है, इसके बाद ये देखता है कि आर डॉट जो है, आर डॉट को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब डी आर बाई डी टी को हम चेन रूल लगा के क्या थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, डी आर बाई डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपल है। अब डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, डी आर बाई डी थीटा, थीटा डी थीटा बाई डी टी होता है थीटा डॉट। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब थीटा डॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ऊपर वाली इक्वेशन को याद कीजिए, थीटा डॉट की वैल्यू थी जे अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, थीटा डॉट की वैल्यू थी जे अपॉन एम आर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, ये आर डॉट की वैल्यू थी, नाउ आर डबल डॉट क्या होगा, आर डबल डॉट हो जाएगा इसका दो बार इंटीग्रेशन, दो बार डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए अब इसमें क्या आ जाएगा बाहर, डी बाय डी टी बाहर आ जाएगा। अब कैसे आया डी बाई डी टी बाहर, देखिए ये किया है यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी टी जे बाय एम आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा, डी आर बाय डी थीटा किया, सिंपल सा है। मैं वापस लिख ही देता हूँ सेम जो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आर का डबल टाइम। अब देखिए ध्यान से, अब क्या हो रहा है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है, डी बाय डी थीटा को हम बाहर ला रहे हैं, डी बाय डी थीटा को हम बाहर ला रहे हैं, और ये डी थीटा बाय डी टी को हम एज इट इज लिख रहे हैं, डी थीटा बाय डी टी। अब ये क्या झमेला हुआ, यहाँ से लेके यहाँ पे कैसे आए, देखिए कुछ नहीं हुआ है, इतने इतने पोर्शन को मैं वापस बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए हुआ क्या है, इतने इतने पोर्शन को इसने उठा के रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रख दिया, डी थीटा नीचे भी मल्टीप्लाई किया, डी थीटा ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, डी बाई डी थीटा एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, और डी थीटा बाई डी टी एज इट इज़ आ गया, ये तो हमारे पास में था ही, एज इट इज़ था। ठीक है, तो ये इसने झमेला किया है, कुछ नहीं है झमेला, कुछ नहीं है, सिंपल सा तोड़ मरोड़ के लिखने की आदत होती है, जे बाय एम आर स्क्वायर एज इट इज़, आगे लिखूँ कि पीछे लिखूँ एक ही बात है, डी आर बाय डी थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसके आगे क्या कर रहा है, इसके आगे क्या कर रहा है, जे अपॉन एम आर स्क्वायर को बाहर निकालो। चलो ठीक है सर, बाहर निकाला, डी बाई डी थीटा लिखा। ठीक है सर, डी बाई डी थीटा एज इट इज़, अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास में, जे बाय एम आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा। अब बताइए ये कहाँ से चीज़ है, दो बार जे बाय एम आर स्क्वायर कहाँ से आया, तो आप समझ ही गए होंगे, ये डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू क्या होती है, थीटा डॉट। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है, थीटा डॉट होती है, और इसी थीटा डॉट को हमने क्या लिखा था, जे बाय एम आर स्क्वायर, तो दो बार जे बाय एम आर स्क्वायर ऐसे आया, ये बाहर की टर्म थी, जे बाय एम आर स्क्वायर यहाँ पे लिखा, जे बाय एम आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हमने, बाकी सारी की सारी टर्म एज इट इज़, सारी की सारी टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ गई। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया, फिर अब क्या होगा, अब चीज़ें बाहर आएंगी। अब क्या करेंगे हम, एक हमको सपोजिशन करना है, लेट करते हैं हम u इज इक्वल टू वन बाय आर, तो वन बाय आर किया तो हमको क्या मिलेगा, डी यू बाई डी थीटा हमको क्या मिल जाएगा, माइनस वन बाय आर स्क्वायर, और डी आर बाई डी थीटा हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आर स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा, तो इसको अगर हम लिखें यहाँ पे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा आर, ये आर डबल डॉट चल रहा था, okay, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आर डबल डॉट, देखिए लेंदी तो है इक्वेशन, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, बहुत सिंपल वे में हम समझ सकते हैं इसको, लेंदी तो है, पर अगर आपका कंसंट्रेशन लैप्स हुआ तो आप नहीं समझ पाएंगे, वरना चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। जो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है वो हमेशा से मेरा तो फेवरेट पोर्शन रहा है, क्योंकि इसमें
आपको कुछ रटना नहीं होता, सब चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर डबल डॉट इज इक्वल्स टू, आर डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस जे स्क्वायर एज इट इज अपॉन एम स्क्वायर इज एज इट इज, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। फिर हमारे पास में क्या आएगा, नेगेटिव साइन तो आ गया, देखिए नेगेटिव साइन आ गया, 1/r² dr/d थीटा, 1/r² dr/d थीटा, 1/r² dr/d थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, du/d थीटा। चलिए क्या लिखेंगे, du/d थीटा, और बाहर क्या था, ये हमने लिख दिया du/d थीटा, नेगेटिव साइन एज इट इज, इधर हमने लिख दिया अंदर की चीज, बाहर की चीज क्या थी, d/d थीटा एज इट इज। मैंने अभी तक कुछ भी नई चीज नहीं करी है, सेम टू सेम चीज की है, जे जे से मल्टीप्लाई हुआ जे स्क्वायर, एम एम से मल्टीप्लाई हुआ एम स्क्वायर, d/d थीटा एज इट इज, d/d थीटा अंदर आ जाएगा du/d थीटा। अब अगर ये डबल डिफरेंशियल हुआ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -j² बाय m² d² u/d थीटा², ये आ गए हमारे आर डबल डॉट की वैल्यू। अब आर डबल डॉट की वैल्यू हमारे पास में आ गई है ये, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम उठा के रख देंगे हमारी ये वाली वैल्यू में, ठीक है। ये हमारी टर्म थी एफ आर की, हमको 4 से निकालना है, तो एम आर डबल डॉट की जगह एम एम एज इट इज, आर डबल डॉट की जगह लिख देंगे हम ये वाली इक्वेशन। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूलेशन बनेगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, ये चीज़ आपको लिखनी है, तो सेम आ जाएगा, एफ आर की जगह लिखा 1/u, यहाँ से क्या कॉमन आ गया है, जे स्क्वायर यू स्क्वायर बाय एम कॉमन, जे स्क्वायर यू स्क्वायर बाय एम कॉमन, यहाँ पे एक यू की वैल्यू एक्स्ट्रा, तो जे स्क्वायर यू स्क्वायर बाय एम डेल स्क्वायर यू बाय डेल थीटा स्क्वायर एज इट इज प्लस यू इज इक्वल टू -f1/u। ये चीज़ हमको क्या बताती है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट प्रोवाइडेड द फोर्स लॉ एफ आर इज इक्वल टू -del v/del r। ये होता है हमारा फोर्स लॉ की इक्वेशन, ये होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्बिट की, और ये चीज़ है हमारी, पूरा यहाँ पर ख़त्म होता है सेंट्रल फोर्स मोशन का पूरा कंप्लीट पार्ट, साथ ही साथ दो हमारे पास में पी वाई क्यूज भी पूरे होते हैं। देखिए फोर्स लॉ आपको समझ आया, एफ इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, एफ आर इक्वल टू -del v/del r, ठीक है। अब ये रहा क्वेश्चन हमारा, अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वाला क्वेश्चन, अब ये सॉल्व होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब ये चीज़ हो जाएगी। टोटल एनर्जी का पूरा हमने आज डेरिवेशन किया है, थीटा टी हम इजीली डिराइव कर सकते हैं, और फोर्स लॉ हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो भी हम कर सकते हैं, एफ ऑफ आर, ये हमने निकाला था -del v/del, ठीक है। ये हमारी फोर्स फील्ड हो गई, आर इज इक्वल टू के ई की पावर अल्फा थीटा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और काफ़ी लंबा टॉपिक था पर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा, आई होप। मैंने अपने जितना द बेस्ट वे पॉसिबल मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो हम एक डाउट क्लास और रख लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास है, उस तरीके से हम देख सकते हैं। और आई होप अभी तक की प्रिपरेशन आपकी ठीक चल रही है इस चैनल पर, और यही उम्मीद करूँगा कि आप साथ में बने रहें, और काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली कवर हो रही है हमारी चीज़ें। आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा, देखिए मैं कोई बोल बच्चन बातें नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा नियरली 50% ऑफ मैकेनिक्स हो चुका है, ठीक है। जो क्वेश्चन में आता है, देखिए सिलेबस 50% इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इम्पॉर्टेंट यूपीएससी में इम्पॉर्टेंट ये नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स कवर करना, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स कवर करना है। तो नियरली जो मैकेनिक्स में का जो पोर्शन है, पेपर वन में जो मैकेनिक्स, तो हमारा कुछ पोर्शन बचा है वो है हमारा ग्रेविटेशन का, कुछ पोर्शन बचा है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का, और वन ऑफ द मोस्ट हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है, सबसे ज़्यादा उसमें से इजी, मतलब बहुत छोटा टॉपिक है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस निकल जाते हैं वहाँ से, वो है हमारा एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मेनली हमारा ये चीज़ बची है। आप
देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक के यहीं तक आए हैं। मेरी पूरी 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 5 to 6 पेजेस की पीडीएफ वो सिर्फ इसी में थी। अब जो बाकी चीज़ें हैं वो हमारी आगे वाले टॉपिक में होगी। ठीक है, तो ये जो 25 क्वेश्चंस थे ये हमारे नेक्स्ट क्लास, मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट क्लास या फिर 1.5 क्लास में ये चीज़ हमारी पूरी हो जाएगी। ऊपर का तो हम कवर करते ही आ रहे हैं, तो हम इतना पोर्शन हमने पूरा किया हुआ है। देखिए क्या क्या कर लिया है, हम एक बार हमारा रियलिटी चेक देख लेते हैं। लॉज ऑफ मोशन आर डन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इज डन, एप्लीकेशंस टू रोटेटिंग फ्रेम्स, ये मैंने आपको बताया था कि ये अगली वाली पीडीएफ में कवर होगा, क्योंकि ये ग्रेविटेशन के बाद में पढ़ाने की चीज़ है। उसके बाद मोशन अंडर सेंटर फोर्स हो गया हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया हमारा, और हमारा हो गया है टू बॉडी प्रॉब्लम्स, हमारा हो गया है रिड्यूस्ड मास वाला पोर्शन हो गया है हमारा, सेंटर ऑफ मास एंड लेबोरेटरी रेफरेंस फ्रेम, ये चीज़ हो गई है, ये एंड है। एंड लेबोरेटरी रेफरेंस फ्रेम, इतना पोर्शन हमारा हो गया। अब देखिए सिर्फ क्या बचा है, केपलर्स लॉ भी सेंट्रल फोर्स का पार्ट है, फील्ड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, उसके बाद में गॉस एंड पॉइसन इक्वेशन, ग्रेविटेशनल सेल्फ, सब कुछ ग्रेविटेशन का पोर्शन है। ये जो पोर्शन है ये ग्रेविटेशन का पोर्शन है। ठीक है, ये वाला पोर्शन ग्रेविटेशन फोर्स का है। ठीक है, और उसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, जो मैं मैकेनिक्स की जो लास्ट क्लास होगी, ना कि इस पोर्शन की लास्ट क्लास, मैकेनिक्स की लास्ट क्लास होगी, उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये वाला टॉपिक, जो कि है हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ये वाला हमारा सबसे लास्ट क्लास में होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार मतलब बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास का, और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू सो मच, अगर आप साथ में रहे, काफ़ी लेंदी क्लास थी हमारी, और इसी तरीके से आगे हम कवर कर लेंगे। कैपलर्स लॉ हमारा अगले पोर्शन में हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ा बहुत आप देख के आइएगा, जो अपने 11th क्लास में पढ़ा था, या फिर अगर कोई ग्रेजुएशन में आपने पढ़ रखा है ये वाला टॉपिक, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा गो थ्रू करके आइएगा, छोटा सा गूगल सर्च कर लीजिएगा, और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो दिस वॉज दिस वॉज टूडेज क्लास, एंड थैंक यू सो मच। अभी रात के ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो जाएगी 1 घंटे में अपलोड हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, एंड गुड नाइट गाइस।